नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारतीय नागरिकता। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से संविधान के भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। हाँ, और कोशिश रहेगी कि हम इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें आसानी से समझ सकें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इस बात से कि भारत में दो तरह के लोग होते हैं, एक नागरिक और दूसरे विदेशी यानी एलियंस। सही। नागरिकों को तो सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, विदेशियों को वो सब नहीं मिलते। और विदेशियों में भी दो तरह के होते हैं ना, मित्र विदेशी और शत्रु विदेशी। जी हाँ, और जो शत्रु विदेशी होते हैं उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत कुछ खास सुरक्षाएं वो नहीं मिलती। अच्छा। और देखिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। हाँ, कौन कौन से हैं वो? जैसे अनुच्छेद 15 जो भेदभाव के खिलाफ है, अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका, ओके। फिर अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की, सभा करने की, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 29-30 जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देते हैं। तो ये सब सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने का अधिकार भी केवल नागरिकों को ही है। ये बात अमेरिका से काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। वहाँ तो शायद सिर्फ जन्म से जो नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ, अमेरिका में सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जन्मजात नागरिक हो या देशीयकृत नागरिक, दोनों राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब भारत में नागरिकता कैसे मिली, ये सर्वोच्च पद के लिए बाधा नहीं है। सही कहा। देखिए, संविधान ने तो खुद सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक की स्थिति बताई थी कि भाई कौन नागरिक है। हाँ, उस समय की। हाँ, लेकिन उसके बाद नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले हैं, कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, इन सब पर कानून बनाने का पूरा अधिकार अनुच्छेद 11 ने संसद को दे दिया। अच्छा, तो सारी शक्ति संसद के पास है। जी, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, और इसमें समय समय पर बदलाव भी हुए हैं। तो अब ये जानते हैं कि नागरिकता मिलती कैसे है। अधिनियम में क्या तरीके बताए गए हैं? देखिए, अधिनियम में 5 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, जन्म से, दूसरा, वंश से, ठीक है। तीसरा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, चौथा, देशीकरण या जिसे स्वाभाविकरण भी कहते हैं, मतलब नेचुरलाइजेशन से, और पांचवा, किसी नए इलाके का भारत में शामिल होने से। इनमें से जन्म और वंश वाले नियमों में शायद कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, इनमें समय के साथ काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसे अगर हम जन्म से नागरिकता की बात करें तो 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चा भारत में पैदा हुआ है, हाँ, उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अच्छा, तो ये शर्त बाद में जोड़ी गई। जी, इसी तरह वंश द्वारा नागरिकता में भी बदलाव आया है। पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता मिलती थी, फिर माता को भी शामिल किया गया। और अब तो 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे का जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और ये भी बताना पड़ता है कि उसके पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है। हाँ, ये घोषणा भी करनी पड़ती है। अच्छा, और ये पंजीकरण और देशीकरण वाले तरीके, इनमें क्या शर्तें हैं? पंजीकरण के लिए जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है या जिसने भारतीय नागरिक से शादी की है, उसे आवेदन से पहले कुछ साल भारत में रहना होता है। अच्छा। और देशीयकरण के लिए शर्तें थोड़ी और विस्तृत है। जैसे वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीयकरण से रोका जाता है, उसे कुछ समय भारत में रहना होगा या भारत सरकार की सेवा में होना होगा। चरित्र अच्छा होना, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना, ये सब भी जरूरी है। बिल्कुल। और देशीयकरण के लिए 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना भी जरूरी है। लेकिन सरकार चाहे तो कुछ शर्तें माफ भी कर सकती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति के क्षेत्र में बहुत खास काम किया हो, तो सरकार देशीयकरण की सारी या कुछ शर्तें माफ कर सकती है। ये तो हुई नागरिकता मिलने की बात। हाँ। अब ये खत्म कैसे हो सकती है? इसके क्या तरीके हैं? इसके मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग यानी रेनंसिएशन। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। ओके, अपनी मर्जी से। हाँ। दूसरा है बर्खास्तगी
यानी टर्मिनेशन। अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता। ये अनुच्छेद 9 में है शायद। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 9 यही कहता है। और तीसरा तरीका है सरकार द्वारा वंचन, यानी डेप्रिवेशन। वंचन मतलब सरकार नागरिकता छीन सकती है। ये कब हो सकता है? हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी करके नागरिकता हासिल की हो, अच्छा। या उसने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, या फिर युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी रूप से कोई संबंध रखा हो या उसकी मदद की हो। और भी कारण है? जी, अगर किसी को पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर ही किसी देश में 2 साल की कैद हो जाए, या फिर वो व्यक्ति सामान्य रूप से लगातार 7 सालों से भारत से बाहर रह रहा हो, बिना किसी सूचना के या खास वजह के, तो इन आधारों पर सरकार नागरिकता छीन सकती है। तो ये काफी गंभीर कारण है। ये दिखाता है कि नागरिकता के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। निश्चित रूप से। अब एक और श्रेणी है जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा होती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड धारक। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मूल रूप से भारत के थे या जिनके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे, लेकिन अब वो किसी और देश के नागरिक बन गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, है ना? जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों पर ये लागू नहीं होता। ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ खास फायदे मिलते हैं, जैसे उन्हें भारत आने के लिए मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है। मतलब बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, और उन्हें भारत में कितनी भी अवधि तक रहने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO में रजिस्ट्रेशन कराने से भी छूट मिलती है। और आर्थिक और शैक्षिक मामलों में उन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में लगभग वही सुविधाएं मिलती हैं जो अनिवासी भारतीयों को मिलती हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते होंगे? बिल्कुल नहीं। ओसीआई कार्ड धारक वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज जैसे संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं, और न ही सरकारी नौकरियां पा सकते हैं। पहले एक PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड भी होता था। जी हाँ, PIO स्कीम थी, लेकिन 2015 में सरकार ने PIO स्कीम को OCI स्कीम में मिला दिया ताकि प्रक्रिया और सरल हो जाए। तो अगर संक्षेप में समझें, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन वो भारतीय नागरिक हैं जो काम या पढ़ाई के लिए विदेश में रह रहे हैं। सही। और OCI कार्ड धारक विदेशी नागरिक हैं जिनका मूल भारत से जुड़ा है और जिन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। हाँ, तो आज की इस चर्चा से ये साफ हुआ कि भारतीय नागरिकता का जो पूरा ढांचा है वो संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 पर टिका है। इसमें नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे जा सकती है, इसके नियम स्पष्ट हैं। हाँ, और साथ ही OCI जैसी योजनाओं के जरिए भारत अपने प्रवासी समुदाय, अपने डायस्पोरा से भी एक मजबूत रिश्ता बनाए रखता है। ये पूरी व्यवस्था ये भी दिखाती है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकारों, कर्तव्यों और एक तरह की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी हुई एक गतिशील, एक बदलती हुई अवधारणा है। और शायद जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो भविष्य में नागरिकता की ये जो अवधारणा है, इसका रूप और इसके मायने कैसे बदल सकते हैं? जी, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।